अगर आपने अभी तक इस कहानी के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जरूर देख लें ताकि आगे की कहानी आपको अच्छे से समझ आ सके। एल्जिन ने गिरने से पहले ही गाड़ी का एक्सेलरेटर दबा दिया। उनके पीछे राक्षसों की तेज और डरावनी चीखें गूंज रही थीं। जबरदस्त डर के बीच वे किसी तरह सुरक्षित अस्पताल पहुंच गए। फोर ब्रदर ने आवाज पहचान ली कि आने वाले अपने ही लोग हैं। उसने तुरंत दरवाजा खोला और सबको अंदर आने दिया। अंदर आते ही एवन का इलाज शुरू कर दिया गया। घाव तो किसी तरह बंद कर दिया गया, लेकिन उसके शरीर से बहुत ज्यादा खून बह चुका था। अगर उसे तुरंत खून नहीं चढ़ाया गया तो उसकी जान जा सकती थी। वहां मौजूद लोगों में सिर्फ शेरिफ का ब्लड ग्रुप उससे मैच करता था, लेकिन शेरिफ ने साफ मना कर दिया। उसे डर था कि उसके शरीर में जो चीज मौजूद है वह एवन तक पहुंच जाएगी। आखिर वह खुद भी इसी तरह संक्रमित हुआ था, मगर बाकी लोगों को उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। केनी ने तो सीधे बंदूक निकाल ली और शेरिफ को सहयोग करने के लिए मजबूर करने लगा। तभी अचानक शेरिफ की बाह में फिर से तेज दर्द उठने लगा। अगले ही पल कीड़े जैसी कोई चीज उसकी त्वचा के नीचे रेंगती हुई दिखाई दी। अब सबको यकीन हो गया कि शेरिफ सच बोल रहा था। उधर एवन की हालत लगातार बिगड़ रही थी। केनी ने चाकू निकालते हुए एक सुझाव दिया। उसने कहा कि शेरिफ अपने खून में मौजूद उस चीज को उसके शरीर में पहुंचा दे। इससे शेरिफ का खून साफ हो जाएगा और फिर वह एवन को खून दे सकेगा। लेकिन शेरिफ केनी को अपने बेटे की तरह मानता था। वह किसी भी हालत में उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता था। तभी उसके दिमाग में एक और तरीका आया। वह दरवाजे तक गया और बाहर झांका, फिर बिना कुछ कहे दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। हाँ, शेरिफ अपने खून में मौजूद उस चीज को राक्षसों तक पहुंचाना चाहता था। वह धीरे धीरे बाहर बढ़ा और जोर से चिल्लाने लगा, अगर ताजा खून पीना है और ताजा मांस खाना है तो बाहर आ जाओ। हैरानी की बात यह थी कि उसकी आवाज सच में काम कर गई। एक नहीं बल्कि कई राक्षस उसकी तरफ आने लगे। उनमें सबसे आगे वही मुस्कुराता हुआ राक्षस था जो पहरा दे रहा था। शेरिफ ने अपनी हथेली काटी और चाकू को अपने खून से भिगो लिया। फिर बहुत सावधानी से राक्षस के पास पहुंचा और सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए उसकी गर्दन पर चाकू मार दिया। लेकिन राक्षस पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उसके चेहरे की मुस्कान और भी डरावनी हो गई। यह देखकर शेरिफ ने सीधे अपना खून लगा हुआ हाथ राक्षस के शरीर पर रख दिया। तुरंत उसके शरीर में तेज कमजोरी महसूस होने लगी। करीब 3 सेकंड बाद उसने हाथ हटा लिया। शुरुआत में तो ऐसा लगा जैसे राक्षस पर कोई असर ही नहीं हुआ हो। वह पहले की तरह उसकी तरफ बढ़ता रहा। शेरिफ को लगा कि अब उसका अंत तय है, लेकिन तभी अचानक राक्षस का पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा। वह दर्द से चीखने लगा और उसका असली भयानक रूप सामने आ गया। अगले ही पल वह जमीन पर गिर पड़ा और वहीं मर गया। बाकी राक्षसों के चेहरों से भी अजीब मुस्कान गायब हो गई। वे सब उस मरे हुए राक्षस के चारों तरफ इकट्ठा हो गए और शेरिफ को पूरी तरह नजरअंदाज करने लगे। शेरिफ ने मौका देखा और तुरंत भागकर वापस इमारत के अंदर पहुंच गया। अब वह बिना डर के एवन को अपना खून दे सकता था। कुछ समय बाद एवन की आंखें खुल गईं। शेरिफ और केनी बाहर पड़े राक्षस की लाश को देख रहे थे। दोनों बस यही उम्मीद कर रहे थे कि जल्द से जल्द सूरज निकल आए। उन्हें लग रहा था कि सुबह होने के बाद शायद इस रहस्यमयी शहर की सच्चाई का कुछ हिस्सा सामने आ सके। उधर आसपास कोई नहीं था तो फातिमा ने एलिस को एक बहुत जरूरी बात बताई। वह गर्भवती थी। सुनने में यह खुशखबरी लगती थी, लेकिन फातिमा के मन में डर भरा हुआ था। इस शहर में आने से पहले डॉक्टर उसे बता चुके थे कि वह कभी मां नहीं बन सकती। उसे डर था कि कहीं यह गर्भ इस जगह की किसी रहस्यमयी और डरावनी ताकत का नतीजा तो नहीं। एलिस ने उसे समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि अब जब वह गर्भवती है तो उसे बेवजह चिंता नहीं करनी चाहिए। उसे अपना ध्यान तनाव पर नहीं बल्कि एक मां बनने की तैयारी पर लगाना चाहिए। फातिमा के मन का डर थोड़ा कम हुआ। कुछ देर बाद सभी लोग बाहर दरवाजे पर आ गए। धूप में पड़ी राक्षस की लाश को देखकर किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। कई सालों से इन राक्षसों ने लोगों के दिलों में मौत का ऐसा डर बैठा दिया था कि उनकी लाश के पास जाते समय भी सबके कदम धीमे और हिचकिचाहट भरे थे। हर कोई सावधानी से आगे बढ़ रहा था। जब उन्हें पूरी तरह यकीन हो गया कि राक्षस सच में मर चुका है, तब जाकर सबकी सांस में सांस आई। केनी ने तुरंत सुझाव दिया कि इस लाश को यहीं जला देना चाहिए, लेकिन शेरिफ की सोच कुछ और थी। वह इस लाश को अंदर ले जाकर उसकी जांच करना चाहता था। एलिस ने भी उसका समर्थन किया। उसका मानना था कि राक्षसों को समझने का यह अब तक का सबसे बड़ा मौका है। अगर इस लाश की चीर फाड़ की जाए तो शायद इन्हें हराने का कोई तरीका मिल सकता है। हैरानी की बात यह थी कि केनी, जो आमतौर पर रहस्यमयी घटनाओं की ज्यादा परवाह नहीं करता था, इस बार बहुत बेचैन दिखाई दे रहा था। उसे लग रहा था कि लाश को इमारत के अंदर लाना किसी अनदेखे संतुलन को बिगाड़ सकता है। अगर ऐसा हुआ और यह जगह अपनी सुरक्षा खो बैठी तो फिर क्या होगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। लेकिन उसकी बातों का शेरिफ पर कोई असर नहीं पड़ा। आखिरकार फैसला यही हुआ कि लाश को अंदर ले
जाया जाएगा। शेरिफ ने वहां मौजूद सभी लोगों से कहा कि फिलहाल इस बात का जिक्र किसी और से न करें। उसे डर था कि इससे कुछ ऐसी घटनाएं शुरू हो सकती हैं जिन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। उधर शहर में ल्यूमा के घर पर जिम टैबिथा को बाहर लेकर आया। वह उससे अकेले में बात करना चाहता था। उसकी चर्चा का विषय फिर वही था, हर चीज के पीछे वैज्ञानिक वजह ढूंढने वाला उसका सिद्धांत। लेकिन टैबिथा जिन अजीब और डरावनी घटनाओं को अपनी आंखों से देख चुकी थी, वे उसे बार बार याद दिला रही थी कि यह सब विज्ञान से कहीं आगे की चीज है। फिर भी जिम अपनी बात पर अड्डा हुआ था। उसका मानना था कि रेडियो से आई रहस्यमयी आवाज ही इन सभी घटनाओं की असली कुंजी है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। टैबिथा अब और बहस नहीं करना चाहती थी। वह मुड़ी और वहां से चली गई। तभी आसमान से तेज आवाजें सुनाई दी। एक ड्रोन सीधा जिम की तरफ उड़ता हुआ आ रहा था। उस ड्रोन को थॉर्नी बॉय उड़ा रहा था, जो गाड़ी की छत पर खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। उसे देखते ही जिम के दिमाग में एक नया आइडिया आ गया। वह तुरंत उसके पास पहुंचा और उससे दोस्ती भरी बातें करने लगा। सबसे पहले उसने पिछली मदद के लिए उसका धन्यवाद किया। फिर अचानक बात बदलते हुए बोला कि वह उसे कुछ ऐसी चीज दिखाना चाहता है जो सिर्फ बड़ों के लिए है। लगता था जिम को अपनी सोच का एक नया साथी मिल गया था। दूसरी तरफ टैबिथा बार में जेड से मिलने पहुंची। उसे एक बात परेशान कर रही थी। जंगल में जब वह अजीब हरकतें कर रही थी, तब जेड ने उसे देखा था, लेकिन उस समय उसके चेहरे पर जरा भी हैरानी नहीं थी, जैसे उसने पहले भी ऐसा कुछ देखा हो। इसी वजह से टैबिथा उससे जवाब जानना चाहती थी। जेड ने भी कोई बात नहीं छिपाई। उसने सीधे कहा कि टैबिथा ऐसी चीजों का अनुभव करने वाली पहली इंसान नहीं है। इसके बाद उसने उन रहस्यमयी प्रतीकों की कहानी सुनानी शुरू की जो लंबे समय से उसे परेशान कर रहे थे। उसने बताया कि कैसे वे अजीब निशान लगातार उसका पीछा करते रहते हैं। जेड पहले भी जिम को यह सब बता चुका था, लेकिन जिम को लगता था कि वह नशे की वजह से ऐसी बातें कर रहा है। अब दोनों एक जैसे अनुभवों के शिकार थे, इसलिए वे जल्दी ही एक दूसरे की बात समझने लगे। दोनों ने अपने अपने अनुभव साझा करने शुरू कर दिए। वाकई टैबिथा और जिम का परिवार बड़ा दिलचस्प था। पति और पत्नी दो बिल्कुल अलग खेमों में बंट चुके थे। उधर जिम भी थॉर्नी बॉय के साथ गंभीर चर्चा में लगा हुआ था। जब थॉर्नी बॉय ने जिम की थ्योरी सुनी तो वह तुरंत उसके पक्ष में आ गया, बल्कि उसने उससे भी आगे की बात कह दी। उसका मानना था कि अगर यह सब किसी इंसानी प्रयोग का हिस्सा है तो इस शहर में जरूर कोई जासूस मौजूद होगा, कोई ऐसा व्यक्ति जो यहाँ के लोगों के बीच घुल मिल कर रह रहा हो और पूरे प्रयोग को सफल बना रहा हो। ये बात सुनकर जिम का भरोसा अपनी सोच पर और मजबूत हो गया। अब उसे पहले से भी ज्यादा यकीन हो गया था कि इस रहस्य के पीछे कोई वैज्ञानिक साजिश छिपी है। इधर अस्पताल में केनी अभी भी राक्षस की चीर फाड़ के खिलाफ था। वह एक बार फिर अपनी बात रखने ही वाला था कि अचानक फोर ब्रदर की गर्लफ्रेंड को नशा छोड़ने के दुष्प्रभाव होने लगे। उसकी हालत अचानक बिगड़ गई। इस वजह से केनी की बहस बीच में ही रुक गई। मजबूर होकर उसे गोदाम से जरूरी औजार लेने जाने पड़ा। फोर ब्रदर ने अपनी गर्लफ्रेंड को आराम से लिटाया और उसकी देखभाल की। इसके बाद वह वापस छोटे कमरे में लौट आया। उसी समय केनी भी चीर फाड़ के सारे औजार लेकर वापस पहुंच गया। फिर सभी लोग राक्षस के कपड़े और उसके शरीर पर मौजूद चीजें हटाने लगे। सौभाग्य से चाकू सिर्फ नस तक पहुंचा था। यह शरीर की सामान्य प्रतिक्रिया थी, लेकिन केनी बुरी तरह डर गया। अब उसका मानना था कि इस लाश को तुरंत आग लगाकर जला देना चाहिए। उसके मन की बेचैनी इतनी बढ़ चुकी थी कि वह वहां और रुक ही नहीं पा रहा था। वह गुस्से और डर में वहां से बाहर निकल गया। फोर ब्रदर तुरंत उसके पीछे भागा। केनी कभी उसकी पसंदीदा लड़की हुआ करती थी, इसलिए उसे संभालना फोर ब्रदर के लिए मुश्किल नहीं था। उसने कुछ ही बातों में केनी का आधा डर दूर कर दिया। फिर थोड़ी समझाइश और थोड़ा चुनौती भरा अंदाज अपनाकर उसे वापस काम पर लौटने के लिए मना लिया। उधर कमरे में फोर ब्रदर की गर्लफ्रेंड अकेली थी। उसने कई बार फोर ब्रदर को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तब वह उस कमरे की तरफ बढ़ी जहां राक्षस की लाश रखी हुई थी। अंदर पूरा अंधेरा था। उसने दीवार पर लगे स्विच को दबाया। जैसे ही लाइट जली, उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। बिस्तर पर रखी राक्षस की लाश गायब थी। उसे तुरंत एहसास हो गया कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। वह घबराकर दौड़ पड़ी। तभी उसकी नजर दरवाजे के पास खड़े शेरिफ पर पड़ी। कांपती हुई आवाज में उसने पूछा, लाश कहाँ गई? राक्षस कहाँ है? जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, राक्षस गलियारे के दूसरी तरफ खड़ा था। शेरिफ जोर से चिल्लाया, भागो, अभी भागो! और साथ ही उसने अपनी बंदूक निकालकर फायर करना शुरू कर दिया ताकि थोड़ा समय मिल सके। लेकिन डर ने उस लड़की के शरीर को पूरी तरह जकड़ लिया था। वह अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रही थी। तभी अचानक कहीं से म्यूजिक बॉक्स की आवाज सुनाई देने लगी और अगले ही पल वह लड़की एक मेज के ऊपर खड़ी दिखाई दी। सब कुछ इतना अजीब और डरावना था कि अचानक उसकी आंख खुल गई। वह घबराकर उठ बैठी। सामने कोई राक्षस नहीं था, यह सिर्फ एक भयानक सपना था। उधर कॉलोनी हाउस में फातिमा डॉना से मिलने पहुंची। वह उसे अपनी प्रेगनेंसी की खुशखबरी देना चाहती थी, लेकिन डॉना ने पहले ही उसे एक बुरी खबर सुना दी। उसने बताया कि पौधे लगातार मरते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मिट्टी में कोई जहर फैल गया हो। फातिमा ने इस विषय पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने सीधे अपनी गर्भावस्था की बात बता दी। यह सुनते ही डॉना के चेहरे की उदासी गायब हो गई। वह तुरंत खुश हो गई, लेकिन फातिमा ने अपने मन का डर भी उसके सामने रख दिया। उसे डर था कि उसके पेट में पल रहा बच्चा शायद सामान्य बच्चा न हो। अगर वह किसी और
जगह गर्भवती हुई होती तो शायद दुनिया की सबसे खुश इंसान होती, लेकिन यह सब इस रहस्यमयी शहर में हो रहा था। यही बात उसे परेशान कर रही थी। डॉना की सोच भी एलिस जैसी ही थी। उसने कहा कि यह खुशी की बात है और उसे नकारात्मक बातें नहीं सोचनी चाहिए। उसने समझाया कि इस शहर में उसे अपना प्यार मिला, अब उनके प्यार की निशानी भी आने वाली है। यह किसी अभिशाप की नहीं बल्कि किस्मत की निशानी हो सकती है। डॉना की सकारात्मक बातों ने फातिमा के मन का काफी डर दूर कर दिया, लेकिन पौधों में हो रहे बदलाव सिर्फ डॉना ने ही नहीं देखे थे। विक्टर ने भी इस बात पर ध्यान दिया था। वह शहर का सबसे पुराना जीवित निवासी माना जाता था। उसके अनुसार यह बदलाव अच्छा संकेत नहीं था। दशकों से इस शहर के पेड़ पौधे लगभग एक जैसे रहे थे। अब अचानक उनका बदलना किसी बड़े बदलाव की आहट जैसा लग रहा था। लेकिन ईथन की सोच अलग थी। उसने कहा कि अगर ऐसा पहले कभी नहीं हुआ तो हो सकता है कि यह अच्छी बात हो, शायद कोई नया बदलाव आने वाला हो। उधर अस्पताल में एलिस ने आखिरकार राक्षस का सीना काटकर खोल दिया। उसके निर्देश देते ही छाती पूरी तरह खुल गई, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वह कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। राक्षस के शरीर के अंदर मौजूद अंग इंसानों जैसे ही थे। दिल, फेफड़े और बाकी संरचना लगभग वैसी ही थी, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि सारे अंग सूखे हुए थे। उनमें खून की एक बूंद तक नहीं थी। एलिस इस जांच के जरिए शहर के लोगों की मदद करना चाहता था। उसे उम्मीद थी कि शायद कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, लेकिन उसके सामने तो लगभग इंसान जैसी एक सूखी हुई लाश पड़ी थी। इतनी उम्मीदों के बाद भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। यह बात उसे अंदर तक तोड़ने लगी। निराशा धीरे धीरे गुस्से में बदल गई और फिर उसने पागलों की तरह चाकू उठाकर राक्षस के शरीर पर वार करने शुरू कर दिए। वह लगातार राक्षस के अंदरूनी अंगों पर चाकू घोंपता रहा। तभी अचानक चाकू किसी खास हिस्से में जा लगा। वह राक्षस की किडनी नहीं थी, बल्कि उसके शरीर में मौजूद एक अजीब सा पित्ताशय जैसा अंग था। अगले ही पल उसमें से पीले रंग का तरल बाहर निकलने लगा। यह देखकर शेरिफ तुरंत उत्साहित हो गया। उसने एलिस को समझाया कि हो सकता है यही वह चीज हो जो बाकी राक्षसों के खिलाफ काम आ सके। उसने तुरंत केनी को बोतल लाने के लिए कहा। फिर उस पीले तरल को सावधानी से इकट्ठा किया जाने लगा। ऐसा लग रहा था कि आज का दिन इस शहर के लिए बेहद खास था। फातिमा, जो कभी मां नहीं बन सकती थी, गर्भवती हो चुकी थी। सालों से कभी न बदलने वाले पेड़ पौधे अचानक सूखने लगे थे। शेरिफ ने पहली बार एक राक्षस को मार गिराया था और अब उसके शरीर से ऐसा तरल भी मिला था जो शायद राक्षसों के खिलाफ हथियार साबित हो सकता था। इतनी सारी घटनाओं के बाद आखिरकार एलिस को अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाने का समय मिला। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे अपना डरावना सपना सुनाया, खासकर उस रहस्यमयी म्यूजिक बॉक्स के बारे में। वह मजाक में कह रही थी कि जरूर शेरिफ ने अपने बुरे सपने उसे भी दे दिए हैं। उधर कॉलोनी हाउस में एल्जिन पिछले कुछ दिनों से काफी मानसिक तनाव में था। तनाव कम करने के लिए उसने जूली का बताया हुआ घरेलू तरीका अपनाया। वह पानी से भरे बाथटब में लेट गया ताकि थोड़ा आराम महसूस कर सके। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा, लेकिन तभी उसके कानों में म्यूजिक बॉक्स की आवाज गूंजने लगी। वह आवाज की दिशा में देखने लगा और तभी उसने देखा कि म्यूजिक बॉक्स न जाने कब वॉश बेसिन के ऊपर आकर रखा हुआ था। अगले ही पल किसी ने उसका सिर पकड़कर पानी के अंदर दबा दिया। पानी की सतह पर एक बेहद डरावना और सूखा हुआ औरत का चेहरा दिखाई दिया। उस चेहरे पर एक भयानक मुखौटा था, साथ ही चारों तरफ दर्द भरी चीखें गूंजने लगीं। ऐसा लग रहा था कि पिछली रात राक्षस की मौत से जुड़े सभी लोगों के साथ अब अजीब घटनाएं होने लगी थीं। उधर केनी के पास रखा एक बहुत पुराना और वर्षों से खराब पड़ा टेलीफोन अचानक बजने लगा। घंटी की आवाज सुनते ही उसके दिल में अजीब सा डर भर गया। फिर भी उसने हिम्मत करके रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ से मशीन जैसी आवाज सुनाई दी। उन्होंने छुआ, उन्होंने तोड़ा, उन्होंने उम्मीद तोड़ी। यहाँ कोई भी आजाद नहीं है। वे आ चुके हैं। वे उन 3 लोगों को ढूंढ रहे हैं। जब तक तुम लोग नहीं रुकोगे। आवाज बार बार यही बातें दोहराती रही। केनी डरकर तुरंत फोन काट देता है। तभी उसे कहीं से अजीब सी सरसराहट सुनाई देती है। वह आवाज की तरफ बढ़ता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसके होश उड़ जाते हैं। बर्तन के अंदर अनगिनत कीड़े रेंग रहे थे। उसी समय फिर से म्यूजिक बॉक्स की आवाज सुनाई देती है। एक कीड़ा उड़कर सीधे उसकी बांह पर आ बैठता है और तभी केनी की आंख खुल जाती है। यह भी सिर्फ एक सपना था, लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। उसकी बांह पर सचमुच जलने का निशान मौजूद था। उधर जिम और थॉर्नी बॉय अपने प्रयोग में लगे हुए थे। जिम ने एंटीना का वजन कम कर दिया था। उसका मानना था कि अगर ड्रोन एंटीना को काफी ऊंचाई तक ले जा सके तो वे फिर से रेडियो सिग्नल पकड़ सकते हैं, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम रही। ड्रोन उतनी ऊंचाई तक पहुंच ही नहीं पाया जितनी जरूरत थी। मजबूर होकर दोनों ने फिलहाल अपनी जांच पर ध्यान देना शुरू कर दिया। थॉर्नी बॉय का मानना था कि उन्हें शहर के लोगों की जांच करनी चाहिए। उसे पूरा यकीन था कि यहाँ किसी न किसी रूप में कोई जासूस मौजूद है। फिर उसने जिम से एक अजीब सवाल पूछा, क्या तुमने अपनी आंखों से यहाँ किसी को मरते हुए देखा है? उसने आगे कहा, अगर वे राक्षस भी इस पूरे षड्यंत्र का हिस्सा हो तो आखिर हर रात तुम्हें पर्दे बंद रखने को कहा जाता है, तुम्हें बाहर देखने तक नहीं दिया जाता। थॉर्नी बॉय ने बताया कि जब वह यहाँ पहली बार आया था तब उसने बारटेंडर की लाश देखी जरूर थी, लेकिन वह बहुत दूर थी, इतनी दूर कि वह यह पक्का नहीं कह सकता था कि वह सच में लाश थी या नहीं। उसके मुताबिक अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं था कि यहाँ वाकई लोगों की हत्या हुई है। जिम ने जवाब दिया कि उसने एक इंसान को मरते हुए
हुए देखा है। वह था नेथन, सारा का भाई। उसकी मौत का गवाह वह खुद था। लेकिन थॉर्नी बॉय ने तुरंत पलटकर सवाल किया, अगर नेथन सच में मरा ही न हो तो? उसने अपनी थ्योरी आगे बढ़ाई, अगर यहाँ मरने वाले सभी लोग इस षड्यंत्र का हिस्सा हों तो इसका मतलब दो बातें हो सकती हैं। पहली, किसी ने सारा को इस हद तक मानसिक रूप से तोड़ दिया कि उसने सच में लोगों को नुकसान पहुंचाया, या फिर नेथन का जिम के बच्चों को बचाना भी पहले से तय किया गया एक नाटक था। थॉर्नी बॉय की यह अजीब लेकिन खतरनाक सोच सुनकर जिम और भी गहरे शक में डूब गया। अब उसकी सोच पहले से कहीं ज्यादा दूर तक जाने लगी थी। उधर सारा इस समय पुलिस स्टेशन पहुंची हुई थी। शेरिफ के कुछ पूछने से पहले ही उसने अपनी बात शुरू कर दी। वह एक ताबीज वाला पत्थर लेना चाहती थी और फिर वापस जंगल में जाकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहती थी। उसका कहना था कि वह कुछ मदद करना चाहती है। वैसे भी अब इस शहर में उसके लिए कोई जगह नहीं बची थी, लेकिन शेरिफ ने उसका यह अनुरोध तुरंत ठुकरा दिया। वह समझ गया था कि सारा असल में अपनी परेशानियों से भागना चाहती है। ऊपर से शहर में लगातार नई नई रहस्यमयी घटनाएं हो रही थीं। ऐसे में जंगल में जाना लगभग आत्महत्या के बराबर था। सारा को दोबारा लोगों के बीच लाने के लिए शेरिफ खुद कॉलोनी हाउस पहुंचा। वह चाहता था कि डॉना सारा को कोई काम दे ताकि वह फिर से सामान्य जिंदगी में लौट सके। लेकिन डॉना ने कहा कि इस समय उससे भी ज्यादा जरूरी एक और मामला है। उसने एल्जिन के साथ हुई घटना के बारे में बताया। पिछली रात एल्जिन अपने सपने में लगभग डूब ही गया था। ये सुनकर शेरिफ का चेहरा गंभीर हो गया। वह तुरंत एल्जिन के पास पहुंचा और पूरी बात पूछी। एल्जिन ने पिछली रात का अपना अनुभव विस्तार से बताया। उसने कहा कि सपने में उसे लग रहा था जैसे कोई उसे पानी में डुबो रहा हो। जब उसकी हालत बिगड़ने लगी तब कॉलोनी हाउस के लोगों ने उसे झकझोर कर जगा दिया। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि जागने के बाद भी उसके मुंह से लगातार पानी निकल रहा था, मानो सच में किसी ने उसका सिर बातब में दबा रखा हो। ये सुनकर शेरिफ के मन में एक शक पैदा हुआ। उसने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुमने उस रात वाली बात किसी और को बताई थी? एल्जिन ने सिर हिलाकर कहा कि नहीं, असल में उसने यह बात जूली को बता दी थी, लेकिन शायद शेरिफ के गुस्सा होने के डर से उसने झूठ बोल दिया। शेरिफ को इस पर कोई शक नहीं हुआ। इसके बजाय उसने एल्जिन को एक अच्छी खबर सुनाई। उसने बताया कि जब उसने अपने शरीर की वह चीज राक्षस के अंदर पहुंचाई थी तब राक्षस झर खाए हुए जीव की तरह तुरंत मर गया था। राक्षस के शरीर में बचा हुआ एकमात्र तरल उसका पीला पित्त था। हो सकता है उसी में वह जहरीला असर मौजूद हो जो बाकी राक्षसों को भी मार सकता है। समस्या सिर्फ यह थी कि उसे राक्षसों के शरीर में पहुंचाया कैसे जाए। एल्जिन ने तुरंत एक आइडिया दिया। उसने कहा कि गोलियों को बदलकर उनमें यह तरल भरा जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे कहानियों में वैम्पायर को मारने के लिए खास चांदी की गोलियां इस्तेमाल की जाती हैं। ये सुनते ही शेरिफ की आंखें चमक उठीं। उसे यह सुझाव काफी पसंद आया। उधर टैबिथा और जेड फिर से राक्षसों की गुफा के पास पहुंचे। टैबिथा ने बताया कि जब वह विक्टर के साथ नीचे गई थी तब उसने वहां वही रहस्यमयी प्रतीक देखा था। जेड इस रहस्य को सुलझाने के लिए बेताब था, लेकिन वह इतना भी पागल नहीं था कि सीधे मौत के मुंह में चला जाए। तभी अचानक उसे एक बात समझ आई। विक्टर भी उस गुफा में जा चुका था। उसने भी वही प्रतीक देखा था, लेकिन जब पिछली बार उसने जेड को वायलिन बजाने के लिए कहा था तब उसने गुफा और प्रतीकों के बारे में एक शब्द तक नहीं बताया। अब जेड को लगने लगा कि विक्टर ने उससे सच छिपाया है। उधर विक्टर ल्यूमा के घर पहुंचा हुआ था। वह ईथन के लिए कुछ कपड़े लेकर आया था। आखिर ईथन ही उसका सबसे करीबी दोस्त था। बदले में ईथन ने उसे अपनी बनाई हुई एक तस्वीर दी। इसके बाद दोनों ल्यूमा की मदद करने के लिए डाइनर की तरफ चले गए। वहीं ईथन ने अपनी जेब से एक खिलौना निकाला। उस खिलौने को देखते ही विक्टर अचानक गहरी यादों में खो गया। उसी समय जेड गुस्से में वहां आ धमका। वह विक्टर पर चिल्लाने लगा। उसने पूछा कि गुफा में बने प्रतीकों की बात उसने उससे क्यों छिपाई, लेकिन विक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। अभी अभी पुरानी यादों ने उसका मन पहले ही भारी कर दिया था। अब वह सिर्फ कॉलोनी हाउस वापस जाना चाहता था। जेड ने पीछे से आवाज लगाई, क्या तुम घर वापस नहीं जाना चाहते? टैबिथा को जेड का व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने उसे डांटा कि वह कुछ मिनट भी शांत नहीं रह सकता और हर बार लोगों के साथ बदतमीजी करने लगता है। यह कहकर वह तुरंत विक्टर के पीछे चली गई। दूसरी तरफ जिम और थॉर्नी बॉय अपने कथित जासूस की तलाश में चर्च पहुंच गए। उन्होंने फैसला किया था कि जांच की शुरुआत सारा से की जाएगी। जिम अभी माहौल बनाकर बात शुरू भी नहीं कर पाया था कि थॉर्नी बॉय ने सीधे सवाल दाग दिया, क्या तुम्हारा भाई अभी भी जिंदा है? यह एक सीधा साधा सवाल था, लेकिन तभी डॉना कपड़ों का एक बड़ा ढेर लेकर चर्च के अंदर आ गई। उसे शेरिफ ने सारा को कोई काम देने के लिए भेजा था, मगर यह घटना सीधे सीधे थॉर्नी बॉय की थ्योरी को मजबूत कर रही थी। आखिर उसने अभी अभी सबसे अहम सवाल पूछा था और उसी समय डॉना वहां पहुंच गई। जिम को डर था कि कहीं दोनों के बीच बेवजह झगड़ा न हो जाए, इसलिए वह तुरंत थॉर्नी बॉय को लेकर चर्च से बाहर निकल गया। जिम का मानना था कि
जल्दबाजी करने के बजाय पहले उन्हें निगरानी करनी चाहिए। राक्षस सिर्फ रात में अपना असली रूप दिखाते हैं। उन्हें यह जानना होगा कि जब कोई उन्हें नहीं देख रहा होता तब वे क्या करते हैं। दोनों ने तय किया कि अंधेरा होने से पहले वे आरवी पर मिलेंगे और फिर रात में छिपकर जंगल में मौजूद राक्षसों पर नजर रखेंगे। उधर कॉलोनी हाउस में टबिथा विक्टर से बात कर रही थी। जेड के गुस्से और दबाव वाले तरीके के मुकाबले टबिथा बहुत धैर्य से बात कर रही थी। उसकी नरमी विक्टर को अच्छी लगी, इसलिए उसने अपने दिल में दबे कुछ राज खोलने शुरू कर दिए। विक्टर का मानना था कि इस शहर से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता, ठीक उसकी माँ की तरह। उस रात उसकी माँ यहाँ से गई थी और फिर कभी वापस नहीं लौटी। विक्टर आगे भी कुछ बताना चाहता था, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसे उसके बाद की घटनाएं याद ही नहीं है। हालांकि उसने उन यादों को एक अलग तरीके से संभाल कर रखा हुआ था। उधर शेरिफ एल्जिन के सुझाव के बाद सीधे केनी के पास पहुंचा, लेकिन बात शुरू करने से पहले ही उसकी नजर केनी की बाह पर पड़े जले हुए निशान पर गई। केनी ने कहा कि सोते समय गलती से जल गया था। उसने अपने सपने वाली बात किसी को नहीं बताई। शेरिफ ने उसे पित्त वाले तरल को गोलियों में भरने का आइडिया बताया। केनी को यह योजना अच्छी लगी। फिर दोनों अस्पताल पहुंचे ताकि बचा हुआ तरल इकट्ठा कर सकें, लेकिन अंदर जाते ही उन्हें फोर ब्रदर और उसकी गर्लफ्रेंड का व्यवहार अजीब लगा। पूछताछ करने पर पता चला कि बेसमेंट में रखी राक्षस की लाश वाले कमरे से आवाजें आ रही हैं। शेरिफ और केनी तुरंत जांच करने निकल पड़े। जैसे जैसे वे कमरे के करीब पहुंचे, अंदर से आने वाली आवाजें और साफ सुनाई देने लगी। दोनों पूरी तरह सतर्क हो गए। शेरिफ धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंचा। अंदर से किसी चीज के चबाने जैसी आवाज आ रही थी। उसने सावधानी से दरवाजे का हैंडल पकड़ा और अगले ही पल पूरी ताकत से दरवाजा खोल दिया। कमरे में रखी सफेद चादर के नीचे कुछ हिल रहा था। साथ ही कीड़ों के पंख फड़फड़ाने जैसी आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। शेरिफ हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा और एक झटके में चादर खींच दी। जो नजारा सामने था वह बेहद घिनौना था। राक्षस की लाश पर अनगिनत कीड़े रेंग रहे थे। उसे देखकर किसी का भी पेट मचल सकता था। कमरे से बाहर निकलते ही केनी ने आखिरकार अपना सपना सबको बता दिया। उसने बताया कि सपने में कीड़े बर्तन से निकलकर उसकी बाह पर चढ़ गए थे और उसे जला दिया था, लेकिन जब वह जागा तो जलने का निशान सच में मौजूद था। यह सुनकर फोर ब्रदर को एल्जिन की घटना याद आ गई। सपने में एल्जिन डूब रहा था और जागने के बाद उसके शरीर से सचमुच पानी निकल रहा था। अब सबको एक साथ पूरी तस्वीर समझ आने लगी। सपनों में होने वाली चीजें असल दुनिया के लोगों को नुकसान पहुंचा सकती थीं। यह सोचकर ही सबके रोंगटे खड़े हो गए। तभी डॉना की आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज ने कमरे में छाई भारी खामोशी तोड़ दी। शेरिफ ने फैसला किया कि अब और कुछ नहीं छिपाया जाएगा। वह डॉना को लेकर बेसमेंट में गया और राक्षस की लाश से जुड़ी सारी बातें उसे बता दी। फिर उसने दरवाजा खोला ताकि डॉना खुद यह सब देख सके, लेकिन अंदर का नजारा देखकर शेरिफ भी सन्न रह गया। कीड़े पूरी तरह गायब हो चुके थे, जबकि कमरे का दरवाजा पूरे समय बंद था। ये देखकर सबकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। डॉना ने तुरंत कहा कि इस लाश को अब और नहीं रखना चाहिए, इसे तुरंत जला देना चाहिए। इस बार शेरिफ ने कोई विरोध नहीं किया। कुछ ही देर बाद सभी लोग पत्थरों में लिपटी उस लाश को बाहर ले गए। वे उसे शहर से दूर ले जाकर जलाने वाले थे। शेरिफ को उम्मीद थी कि लाश के नष्ट हो जाने से शायद सपनों वाली समस्या भी खत्म हो जाएगी। सुरक्षा के लिए उसने एक और सुझाव दिया। उसने कहा कि अब से शहर के लोग बारी बारी से सोएंगे ताकि कोई भी अकेला खतरे में न पड़े। उधर दूर एक कोने में थॉर्नी बॉय चुपचाप खड़ा यह सब देख रहा था। इसी बीच विक्टर टबिथा को लेकर कारों के कब्रिस्तान जैसी जगह पर पहुंचा। वह उसे उस पुरानी कार के पास ले गया जिसमें उसने अपनी यादें छिपा कर रखी थीं। उसने कार का पिछला हिस्सा खोला। अंदर ढेर सारी पुरानी तस्वीरें रखी हुई थीं। उन्हें देखते ही विक्टर का संयम टूट गया। दबी हुई यादें अचानक वापस लौट आईं। उसे वह सब याद आने लगा जो इतने सालों से उसके दिमाग में कहीं दबा हुआ था। उसे एहसास हुआ कि वहां रखी कुछ तस्वीरें उसकी नहीं थीं, वे उसकी छोटी बहन ने बनाई थीं। और तभी उसे उस डरावनी रात की सच्चाई याद आ गई। उस रात वे सभी लोग तहखाने में छिपे हुए थे। विक्टर की माँ ने उसे अपनी बहन की रक्षा करने को कहा था। इसके बाद वह बिना पीछे देखे बाहर चली गई थी, लेकिन विक्टर इतना डरा हुआ था कि वह हिल भी नहीं पाया। वह अपनी बहन को भी नहीं रोक सका, जो अपनी माँ को ढूंढने के लिए तहखाने से बाहर निकल गई थी। इन यादों ने विक्टर को पूरी तरह तोड़ दिया। वह फूट फूट कर रोने लगा। टबिथा ने तुरंत उसे संभालने की कोशिश की। काफी देर बाद विक्टर खुद को शांत कर पाया। तभी टबिथा की नजर एक खास तस्वीर पर पड़ी। उसे देखते ही उसका चेहरा गंभीर हो गया। विक्टर ने बताया कि यह तस्वीर उसकी बहन ने बनाई थी। उसमें वही जगह दिखाई गई थी जहां उसकी माँ उस भयानक रात गई थी, एक रहस्यमयी ऊंचा टावर। विक्टर के अनुसार उसकी माँ वहां बंद बच्चों को बचाने गई थी। ये सुनकर टबिथा हैरान रह गई, क्योंकि उसने अपने सपनों में भी ठीक यही जगह देखी थी। उसे याद था कि उस टावर से बच्चों के रोने की आवाजें आ रही थीं। अब सवाल यह था कि इन सब बातों का आपस में क्या संबंध था। उधर डॉना जैसे ही अस्पताल से वापस कॉलोनी हाउस पहुंची, थॉर्नी बॉय अचानक उसके सामने आ गया। इस बार उसके चेहरे पर पहले वाली अकड़ नहीं थी। वह बेहद विनम्र बनते हुए बोला कि वह माफी मांगने आया है। अगर आपको फ्रॉम सीजन 2 पार्ट 5 चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 5 जरूर लिखें।